1971 भारत का नक्शा बदलने वाला था। एक देश के दो हिस्से, मगर हक और हुकूमत में गहरी खाई थी। यही खाई खून और आग की नदियों में बदलने वाली थी। ढाका की गलियों में भीड़ अब खामोश नहीं रहना चाहती थी। हर आवाज़ आज़ादी की गूंज थी, हर नारा सत्ता के खिलाफ था। मगर ये नारे जल्द ही गोलियों की गूंज में दबा दिए गए। सालों पहले बंगाली भाषा को कुचलने की कोशिश हुई थी। छात्र सड़कों पर उतरे, खून गिरा, लेकिन जुबान नहीं टूटी। आज वही आग फिर से भड़क चुकी थी। रात के अंधेरे में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। मासूमों पर गोलियां, आग में जलती इमारतें और लाशों के ढेर। इस रात ने तय कर दिया कि अब वापसी नामुमकिन है। लाखों लोग बेघर होकर सरहद पार कर रहे थे। हर कदम भूख और दर्द से भारी, हर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। भारत की धरती पर अब ये इंसानियत की पुकार गूंज रही थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक कठिन मोड़ पर खड़ी थी। क्या वो चुप बैठें और लाखों चीखों को अनसुना कर दें, या फिर इतिहास की दिशा बदलने की साहस दिखाएं? पूर्वी पाकिस्तान के नौजवान अब हथियार उठा चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक आज़ाद मुल्क। मगर उनके सामने थी दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी सेना। भारत अब चुप नहीं रह सकता था। जब इंसानियत लहूलुहान हो, तब चुप्पी भी गुनाह बन जाती है। और भारत ने तय कर लिया, अब निर्णायक जवाब देना होगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। हवाई ठिकाने जल उठे, आसमान गोलियों से गूंज उठा। युद्ध अब आधिकारिक हो चुका था। भारत ने पलटवार किया, एक ऐसा वार किया जो दुनिया ने देख लिया। 13 दिनों में इतिहास का सबसे तेज युद्ध लड़ा जाने वाला था। हर गोली अब नक्शे को बदल रही थी। समुंदर भी इस युद्ध का मैदान बन चुका था। भारतीय नौसेना ने खाड़ी में पाकिस्तान जहाज़ों को डुबा दिया। अब ढाका की तरफ जाने वाला रास्ता खुल रहा था। आसमान पर भारतीय वायुसेना का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानी जेट एक एक करके गिरते जा रहे थे। ढाका अब चारों तरफ से घिर चुका था। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना अब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। स्थानीय जमीन का ज्ञान और भारतीय हथियार, ये मिलन घातक साबित हुआ। पाकिस्तानी सेना अब टूटने लगी थी। भारत की सरहदों पर इंसानियत का सैलाब था। लाखों व्यक्ति भारत की मिट्टी पर जिंदा रहने की उम्मीद लिए बैठे थे। ये बोझ भारत को युद्ध में धकेल रहा था। हिली का मोर्चा सबसे कठिन साबित हुआ। हर इंच जमीन के लिए गोलियां और जानें गिरी, लेकिन भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं थी। दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हुई थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लेकिन रूस ने भारत का हाथ थाम दिया। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि शीत यादू का मैदान भी बन चुका था। राजस्थान की रेगिस्तान में लोंगेवाला का युद्ध छिड़ा। कुछ 100 भारतीय सैनिकों ने पूरे पाकिस्तानी टैंक ब्रिगेड रोक दी। ये साहस इतिहास का हिस्सा बन गया। कराची के तट पर भारतीय नौसेना ने हमला बोला। तेल के टैंक जल उठे। पूरा शहर आग की लपटों से रोशन हो गया। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन अब टूट चुकी थी। भारतीय सेना तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी। हर गांव, हर गली मुक्ति वाहिनी के साथ दे रहा था। अब जीत बस कुछ ही कदम दूर थी। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना की सांसें थम चुकी थी। अब रास्ता सिर्फ सरेंडर का था। मगर सवाल था, कितनी और जानें जाएंगी इस अंत से पहले? ढाका में बंकरों में बैठे पाकिस्तानी जनरल्स अब हताश थे। हर दिशा से हार की खबरें आ रही थी। उनकी ताकत धीरे धीरे धूल में बदल रही थी। नदियों भी भारत की राह नहीं रोक पाई। सैनिकों ने नावों और पुलों से सरहद लांघ ली। ढाका अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था। मुक्ति वाहिनी की दिलों में अब आज़ादी की खुशबू थी। हर जीत उनके आत्मविश्वास को और तेज कर रही थी। ढाका की गलियों तक अब गूंज पहुंच चुकी थी। हजारों पाकिस्तानी सैनिक हथियार डालने लगे। इतनी बड़ी संख्या में कैदी युद्ध का रुख साफ कर रही थी। अब सरेंडर बस समय की बात थी। भारतीय वायुसेना ने ढाका को आकाश से जकड़ लिया। हवाई अड्डे राख में बदल गए। ढाका अब दुनिया से कटा हुआ एक कैदखाना बन चुका था। ढाका की गलियों में अब सिर्फ चीख गूंज रही थी। मासूम जनता इस युद्ध का सबसे बड़ी कीमत चुका रही थी। उनकी आंखें सिर्फ एक चीज तलाश रही थी, आज़ादी। अमेरिकी बेड़ा पाकिस्तान की मदद को निकला, मगर सोवियत नौसेना ने रास्ता रोक दिया। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, अब महाशक्तियों की टक्कर थी। भारतीय सैनिक अब ढाका के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। गोलियों की आवाज अब शहर की दीवारों तक पहुंच रही थी। पाकिस्तानी कमांडरों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
ढाका का पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी अब टूट चुका था। हर मोर्चे से हार और हर मिनट मौत की आहट। उसके सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, सरेंडर। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की, भारत युद्ध जीत रहा है, विजय अब दूर नहीं। पूरा देश में जोश और गर्व की लहर दौड़ गई। ढाका यूनिवर्सिटी, जो कभी शिक्षा का केंद्र थी, अब खंडरों में बदल चुकी थी। हर ईंट गवाही दे रही थी इंसानियत पर हुए जुल्म की। सीमा के गांव पे भारतीय सैनिकों ने तिरंगा लहराया। लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। आज़ादी अब हकीकत में बदलती दिख रही थी। भारतीय सेना ने दुश्मन की सप्लाई लाइनें काट दी। बिना गोला बारूद, बिना राशन के पाकिस्तानी सैनिक फंस गए। ढाका अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे थे। हर घर की कहानी खून और बलिदान से लिखी जा रही थी, मगर उनके दिलों में था स्वतंत्र बांग्लादेश का सपना। जैसोर का किला अब भारत के कब्जे में था। पाकिस्तानी सेना भाग चुकी थी। ढाका का रास्ता और खुल चुका था। बंगाल के गांव अब भारतीय सैनिकों का स्वागत कर रहे थे। सालों का डर अब मुस्कान में बदल रहा था। लोग कह रहे थे, तुम हमारे असली रक्षक हो। पाकिस्तानी रेडियो की आवाज़ अब कांप रही थी। हर खबर हार और बर्बादी की थी। ढाका में सन्नाटा फैलने लगा था। भारतीय सैनिकों के चेहरे पर जीत की चमक थी। हर कदम उन्हें ढाका की ओर करीब ला रहा था। अब अंत बस सामने था। ढाका में अब सरेंडर की बातें शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तानी अफसर जानते थे अब कोई चमत्कार नहीं होगा। उनकी हार पक्की हो चुकी थी। भारतीय टैंक अब ढाका के दरवाजे पर थे। शहर की दीवारें कांप रही थी और बस आखिरी पन्ना लिखना बाकी था। ढाका अब चारों तरफ से घिर चुका था। हर सड़क पर भारतीय सैनिक और आसमान पर उनका कब्जा था। पाकिस्तानी सेना जानती थी अब बच निकलना नामुमकिन है। ढाका की गलियों में आम लोग अब शांति की भीख मांग रहे थे। उनका सब्र टूट चुका था। उनकी उम्मीदें भारत से जुड़ गई थी। अब वे सिर्फ एक ही बात चाहते थे, आज़ादी। भारतीय कमांडर अब आखिरी रणनीति बना रहे थे। हर चाल सोची समझी, हर कदम जीत की तरफ। ढाका पर कब्जा बस घंटों की दूरी पर था। पाकिस्तानी सैनिक आखिर बार मोर्चा संभाले खड़े थे, लेकिन भूख, थकान और टूटे मन में उन्हें कमजोर कर दिया था। उनकी गोलियां अब नतीजे नहीं बदल सकती थी। मुक्ति वाहिनी अब अपने ही शहर में विजयी बनकर लौट रही थी। ढाका की गलियों आज़ादी की गूंज से भर चुकी थी। यह दृश्य इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला था। जनरल नियाजी के सामने अब भारत का अल्टीमेटम रखा गया, या तो हथियार डालो या फिर ढाका को खाक में मिलते देखो। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ढाका की दीवारों पर अब तिरंगा लहराने लगा था। हर इंच जमीन भारत और मुक्ति वाहिनी के कब्जे में आ रहा था। अब अंत साफ नजर आने लगा था। ढाका की गलियों अब खुशियों से भर उठी। लोग नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। आज़ादी का सपना अब सच बन रहा था। भारतीय टैंक ढाका की गलियों से गुजर रहे थे। सड़कों पर हर कोई उन्हें नायक मान रहा था। ये नज़ारा किसी भी साम्राज्य के पतन का ऐलान था। जनरल नियाजी ने आखिरकार हथियार डाल दिए। एक पूरी सेना का आत्मसमर्पण, इतिहास में सबसे बड़ा। पाकिस्तान की हार अब आधिकारिक हो चुकी थी। ढाका रेसकोर्स मैदान अब इतिहास का गवाह बनने जा रहा था। दोनों सेनाओं के जनरल आमने सामने थे। दुनिया की नजरें इसी कागज पर टिकी चुकी थी। भारतीय सेना ने कमांडर जनरल अरोरा मैदान में पहुंचे। उनके चेहरे पर था आत्मविश्वास और विजय का तेज। पाकिस्तानी जनरल उनके सामने झुक खड़ा था। 16 दिसंबर 1971 वह घड़ी आ चुकी थी। जनरल नियाजी ने कांपते हाथों से सरेंडर पर दस्तखत किए और उसी दिल पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सैनिक और मुक्ति वाहिनी अब गले मिलकर जश्न मना रहे थे। दो झंडे एक साथ हवा में लहरा रहे थे। यह सिर्फ जीत नहीं, यह इंसानियत की बहाली थी। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाल दिए। इतना बड़ा आत्मसमर्पण इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। यह भारत का निर्णायक विजय थी। ढाका में पहली बार बांग्लादेश का झंडा फहराया गया। लाखों गले मिलकर रो रहे थे। खुशी और दर्द साथ साथ था। नया देश जन्म ले चुका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। भारत ने युद्ध जीत लिया। बांग्लादेश अब आज़ाद है। पूरा देश गर्व और भावनाओं से भर गया। लाखों व्यक्ति अपने घर लौट रहे थे। परिवार फिर से मिल रहे थे। हर आलिंगन आंसुओं और मुस्कान से भरा था। अब दर्द की जगह उम्मीद ने ले ली थी।
दिल्ली की सड़कों पर सैनिकों का विजय मार्च निकला। लोगों ने फूल बरसाए, तिरंगे लहराए। भारत ने साबित कर दिया, न्याय हमेशा जीतता है। 16 दिसंबर 1971 एक नए सूरज ने जन्म लिया। बांग्लादेश अब आज़ाद था, अपने खून और बलिदान से। एक विजय सिर्फ युद्ध की नहीं, यह इंसानियत की जीत थी।